थालपति विजय ने अपने माता पिता सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया। 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और आज थालापति विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वह अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थालापति विजय के जीवन में ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते विजय के लाइफ से जुड़े हर उस विवाद के बारे में जिसके बारे में शायद ही कोई जनता होगा। सोचिए, एक ऐसा बेटा जिसके नाम से पूरा तमिलनाडु गूंजता हो, जिसके घर के बाहर हजारों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हो, जिसके फिल्म रिलीज होते ही थिएटर के बाहर पटाखे फूटने लगते हो, पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता हो, लोग उसे भगवान की तरह पूजते हो। वही बेटा एक दिन अपने ही माता पिता के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाए और उन पर मुकदमा कर दे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है और यही सच आज पूरे देश को हैरान कर रहा है, क्योंकि जिस आदमी को लोग सिर्फ एक अभिनेता समझते थे, वही आदमी अब तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विजय को अपने ही माता पिता के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ा? आखिर क्यों पूरे तमिलनाडु में लोग उन्हें घमंडी बेटा कहने लगे? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बुरा बेटा कहकर ट्रोल करने लगे? और आखिर कैसे वही विजय कुछ साल बाद जनता के दिलों का सबसे बड़ा नेता बन गया? ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जिसने करोड़ों की स्टारडम छोड़कर राजनीति का सबसे खतरनाक रास्ता चुना। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपने परिवार तक के खिलाफ जाकर खुद की पहचान बनाई। और ये कहानी है उस इंसान की जिसे आज लाखों लोग तमिलनाडु का अगला सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं। थालपति विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उस समय चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। विजय का जन्म किसी आम परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर थे और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक मशहूर सिंगर और राइटर थी। यानी बचपन से ही विजय का पूरा माहौल फिल्मों के बीच बीता था। जब दूसरे बच्चे स्कूल से आकर खेला करते थे, तब विजय कैमरा फिल्म सेट और शूटिंग के बीच घूमते थे। उनके पिता बड़े डायरेक्टर जरूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि विजय की जिंदगी आसान थी, क्योंकि लोग हमेशा उन्हें नेपोटिज्म वाला बच्चा कहते थे। लोग कहते थे कि ये अपने पिता की वजह से फिल्मों में आया है, इसमें खुद का कोई टैलेंट नहीं है। विजय बचपन में बहुत शर्मीले थे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे। कई बार स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उनके चेहरे को लेकर हंसता था तो कोई उनकी आवाज को लेकर, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि यही लड़का एक दिन तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। विजय ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने बतौर हीरो फिल्मों में कदम रखा। साल 1992 में उनकी फिल्म आई नालैया थीरपू। ये फिल्म उनके पिता ने बनाई थी, लेकिन फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई। लोगों ने विजय की एक्टिंग का मजाक उड़ाया। कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये लड़का हीरो बनने लायक नहीं है, लेकिन विजय हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार मेहनत करते रहे, एक के बाद एक फिल्में करते रहे और फिर साल 1994 में उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी फिल्म रसिगन रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद पहली बार लोगों ने विजय को नोटिस करना शुरू किया और यहीं से उन्हें नया नाम मिला, इलाया थालापति यानी यंग कमांडर। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके फैंस का प्यार था। धीरे धीरे विजय की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ने लगी कि लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि इमोशन मानने लगे। उनकी फिल्म रिलीज का दिन त्योहार बन जाता था। थिएटर के बाहर सुबह से लंबी लाइनें लग जाती थीं। उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता था, लोग पटाखे फोड़ते थे। तमिलनाडु में ऐसा क्रेज बहुत कम एक्टर्स को मिला है और विजय धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच चुके थे जहां लोग उन्हें सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि मास लीडर मानने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब विजय की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाना शुरू कर दिया। गिल्ली थुप्पाकी, थेरी मर्सल बिगिल और लियो जैसी फिल्मों ने उन्हें पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। खासकर यूथ के बीच उनका क्रेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन विजय सिर्फ एक्शन और डांस तक सीमित नहीं रहे। उनकी फिल्मों में धीरे धीरे पॉलिटिकल मैसेज आने लगे। उनकी फिल्मों में भ्रष्ट सिस्टम, खराब एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, GST और करप्शन जैसे मुद्दे दिखने लगे। खासकर फिल्म मर्सल ने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि इस फिल्म में हेल्थ केयर सिस्टम और GST पर ऐसे डायलॉग बोले गए जिन पर काफी विवाद हुआ। उस समय कई लोगों ने कहा कि विजय अब फिल्मों के जरिए राजनीति में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। उनके फैंस उन्हें फ्यूचर चीफ मिनिस्टर कहने लगे थे। लेकिन इसी बीच विजय की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रहने लगी। विजय ने साल 1999 में संगीता से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। संगीता लंदन में रहती थी और विजय की बहुत बड़ी फैन थी।
एक इवेंट में दोनों मिले और फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। बाद में दोनों ने शादी कर ली। उनका कहना है कि ये सिर्फ सरकार बदलने की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह सोच बदलने की शुरुआत है। उनके करीबी सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐसे कड़े फैसले ले सकती है जो सीधे तौर पर उन संगठनों की जड़ों पर प्रहार करेंगे जो समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हालांकि बीजेपी समर्थक इन बातों को सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। उनका तर्क है कि सरकार चलाना और भाषण देना दो अलग बातें हैं, और आने वाले समय में जब विजय को शासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तब हकीकत सामने आएगी। लेकिन फिलहाल तो तमिलनाडु की हवाओं में विजय का ही नाम गूंज रहा है। उनके 3 बड़े कानूनों ने यह संदेश दे दिया है कि वह जमीन से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। नशों के खिलाफ अभियान और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे सीधे तौर पर भावनाओं से जुड़े हैं, और इनमें सफलता विजय को एक अपराजेय नेता बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के प्रति उनका सख्त रवैया उन्हें उन लोगों के बीच और भी लोकप्रिय बना रहा है जो वर्तमान की राजनीति से असंतुष्ट हैं। राहुल गांधी और विजय की मंच वाली तस्वीरों ने एक नई सियासी चर्चा को जन्म दिया है, जिसे देश में नफरत की राजनीति के अंत के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण भारत एक बार फिर देश की राजनीति को नई दिशा दिखाने के लिए तैयार दिख रहा है, और विजय इस नई लहर के सबसे बड़े सारथी बनकर उभरे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और तमिलनाडु की राज्य सरकार के बीच यह रिश्ता किस मोड़ पर जाता है। क्या विजय वाकई कोई ऐसा कानून लेकर आएंगे जो सीधे तौर पर आरएसएस की गतिविधियों को सीमित कर देगा, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि विजय ने जो शुरुआत की है वह बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वह जानते हैं कि तमिलनाडु की जनता को क्या चाहिए, और वह उसी नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। उनकी राजनीति रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जब हम विजय के बयानों को देखते हैं तो एक बात बहुत गहराई से समझ आती है कि वह शब्दों के साथ खेलना बखूबी जानते हैं। उन्होंने जब कहा कि असली सेकुलर सोशल जस्टिस का दौर अब शुरू हो चुका है, तो उन्होंने सीधे तौर पर उन ताकतों को चुनौती दी जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप झेलती रही हैं। विजय का यह बयान सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। विपक्ष के लिए विजय एक ऐसी उम्मीद बनकर उभरे हैं जो अपनी भारी लोकप्रियता के दम पर किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक जिस तरह से आरएसएस के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं, अब तमिलनाडु उस आवाज का सबसे बुलंद केंद्र बनता जा रहा है। यह बात मोदी सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी जगह बनाना बीजेपी के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, और विजय की इस जीत ने उस चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया है। तमिलनाडु में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा, उसने यह साफ कर दिया कि वहां की जनता ने एक खास तरह की राजनीति को सिरे से नकार दिया है, और अब विजय उसी जनमत का उपयोग कर रहे हैं। अपने फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए उनके 3 बड़े कानूनों पर हस्ताक्षर करना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। मुफ्त बिजली के जरिए उन्होंने मध्यम वर्ग को सादा नशों के खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्होंने माताओं और बहनों का भरोसा जीता, और महिला सुरक्षा बल बनाकर उन्होंने आधी आबादी को यह यकीन दिलाया कि उनकी सरकार में वो सुरक्षित हैं। यह सब कुछ एक बहुत ही कुशल पटकथा की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसमें विजय खुद को एक नायक के रूप में स्थापित कर चुके हैं, और अब वो खलनायक की भूमिका में उन ताकतों को रख रहे हैं जो समाज की एकता के लिए खतरा मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर विजय के चाहने वाले उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखने लगे हैं। हालांकि यह बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी हर बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि वह एक लंबी रेस के खिलाड़ी हैं। उनकी हर छोटी से छोटी बात अब राष्ट्रीय स्तर पर हेडलाइन बनती है, और उनके फैसलों को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ विजय की नई नीतियां होंगी और दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से मिलने वाली चुनौतियां होंगी। अब देखना यह है कि क्या विजय अपने इस कड़े रुख पर कायम रहते हैं, या फिर शासन की मजबूरियों के बीच उन्हें कुछ समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल तो वह एक शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, और उनके हर कदम से विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। और दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। विजय ने जस्ट अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना शुरू किया है, और अभी से ये सारे बवाल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में विजय का रुख कैसा रहेगा, वो किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के साथ अपना बर्ताव करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन एक चीज तय है कि तमिलनाडु की जनता विजय के साथ है। वो जो भी फैसला लेते हैं जनता इसका पूरा समर्थन करेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसी जनता का दिल और भरोसा जीतकर विजय एक दिन आरएसएस और बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, ना भूलिएगा।